और एक एक प्लेनेट के ऊपर बात करेंगे ताकि सारी बात क्लियर हो जाए, कुछ रह ना जाए। अगर किसी के सपोज करो लगन में भी हो ना, किसी के असेंडेंट में हो ना, तो इंसान को ना 6-6 फुट हवा में होता है इंसान कि आई एम द गॉड। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो ना सूर्य को ग्रहण लगाता है। ओके। मतलब इमेज को डैमेज करने का काम, अगर मैंने आपको उपाय दिया ना सूर्य का करने के लिए, तो वो ना विद इन आपको डिसिप्लिन करना होगा। कह दिया कि सुबह 7 बजे सूर्य को जल देना, तो फिर 7 बजे ही देना है। अगर मेरे को आगे बढ़ने के लिए किसी को अपनी सीढ़ी बनाना पड़ रहा है, मैं बना लूँगा राहु सूर्य, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को तो नाम चाहिए। राहु जब मंथन के दौरान जब उठ के देवताओं की तरफ गया है, उस टाइम पे राहु के दिमाग में यही डिप्लोमेसी थी। क्रिमिनल माइंडेड लोग जो होते हैं रोड रेज कर देते हैं, किसी ने घूरा तो घूरा कैसे, किसी ने देखा तो देखा कैसे, फाइट शुरू हो जाती है, सड़कों पे लोग लड़ पड़ते हैं, छोटे छोटे इश्यूज। राहु मंगल का कॉम्बिनेशन ये है, ये हाई एनर्जी। राहु बृहस्पति बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको चंडाल दोष कहा है। इसका नाम बदल देना चाहिए, मुझे लगता है कभी मैं अगर बुक लिखूंगा तो मैं इसका नाम चंडाल दोष नहीं। जब राहु और शुक्र का कंजक्शन होता है तो कैरेक्टर पे सवाल उठते हैं कि कैरेक्टर सही नहीं है। राहु जब किसी दूसरे प्लेनेट के साथ कंजक्शन हो जाए तो क्या असर डालेगा, क्या होगा, और एक एक प्लेनेट के ऊपर बात करेंगे ताकि सारी बात क्लियर हो जाए, कुछ रह ना जाए। राहु ना नो डाउट मेरा पसंदीदा है, लोगों का पसंदीदा है, क्योंकि बहुत साल पहले ना जब राहु की बात की जाती थी, लोग कहते थे राहु की शांति कराओ, पूजा कराओ। ये बड़ा ही खराब प्लेनेट है, जिसको खराब परिभाषा हमारे भारत में दी गई है राहु। और जब जो खराब परिभाषा थी वो आपके एपिसोड्स देखने के बाद लोगों का वो मेंटेलिटी चेंज हो समझ गया आना है। शुरू हुआ हाँ। जी। दरअसल राहु को डिकोड करने का शुरू से मेरा यही रीज़न रहा है कि लोगों को ना प्लेनेट का ना सही तरीके से समझ आए प्लेनेट होता क्या है। सो राहु ऑब्सेशन है, राहु को भ्रम कहा गया, राहु को डिप्लोमेटिक प्लेनेट कहा गया। बड़ी डिप्लोमेसी, ये जहाँ बैठता वहाँ डिप्लोमेसी रहती है ज़िंदगी में इंसान के। बेसिकली राहु का जो नेचर है ना, वो ऐसा नेचर है कि अगर किसी के सपोज करो लगन में भी हो ना, किसी के असेंडेंट में हो ना, तो इंसान को ना 6-6 फुट हवा में होता है इंसान कि आई एम द गॉड। वो कहते हैं ना, कभी कभी तो मुझे लगता है अपन ही भगवान है। राहु वही है जब लगन में होता है। तो राहु का खुद का नेचर बड़ा ही डिफरेंट है, सबसे अलग है, सबसे जुदा है। बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं इसके अंदर, मैं ज़मीन में निकल जाऊं और मैं उसके बाद भी मुझे कुछ खाने को दो, इसकी जो है खाने की कैपेसिटी इतनी है। जब कंजंक्शन आती है ना, सबसे पहले बात करते हैं जो राजा है ना हमारे ग्रहों का, वो है सूर्य। सबसे ज़्यादा जो जिसके पास एनर्जी है ना वो सूर्य है, और बाकी के प्लैनेट्स जो हैं वहाँ से एनर्जी लेते हैं। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो ना सूर्य को ग्रहण लगाता है। ओके। मतलब इमेज को डैमेज करने का काम राहु सूर्य के साथ बैठ के करता है। अनटिल अनलेस की राशि कैसी, राशि ना बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। राशि बताती है कि नेचर कैसा रहने वाला है ज़िंदगी में, आपके ग्रह का नेचर कैसे रहने वाला है। राहु सूर्य का कंजंक्शन ग्रहण का काम करता है। सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। सूर्य क्या है? सूर्य पावर है। सूर्य एक ना बैलेंस्ड ईगो है, प्राउड है, प्राइड है, एंड एक एटीट्यूड है, एक बैलेंस्ड एटीट्यूड है। राहु ओवर कॉन्फिडेंस है। ईगो कैसे है कि मान लीजिए किसी की बहस होगी, दो जनों की ना बहस होगी, और मेरे को पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अगर मेरा राहु इन ए बैड शेप है तो फिर तो मैं ना मानूँ, फिर तो मैं तब तक बहस करूँगा जब तक आप नहीं मान जाएंगे कि हाँ आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, जबकि मेरे को पता है मैं गलत हूँ। अच्छा, इंसान को ना पता होता है कि मैं गलत हूँ, इंसान को बड़ा क्लियर होता है कि मैं गलत हूँ, और इंसान तब भी ना बहस करता है खुद से भी। खुद से भी। उसको पता है मैं गलत हूँ। कई बार ना हमारी फाइट हमारे साथ ही हो रही होती है, अंदर से पता होता हम कैसे हैं। आपका करेक्टर, किसी इंसान का करेक्टर ना इंसान को अच्छे से पता होता है कि मैं कैसा हूँ, और मेरा बाहर का सामाजिक तौर पे मेरा करेक्टर कैसा है। राहु सूर्य का कंजंक्शन ना इस करेक्टर को ना बड़ा ही ख़राब करता है। ख़राब इन व्हाट सेंस? सूर्य कहता है डिसिप्लिन में रहो, सूर्य कहता है कि बैलेंस रहो। आप देखेंगे ना सूर्य के जो उपाय है ना, सूर्य के उपाय, अगर मैंने आपको उपाय दिए ना सूर्य का करने के लिए, तो वो ना विद इन आपको डिसिप्लिन करना होगा। ज्योतिष में सूर्य के जो उपाय करवाए जाते हैं वो बड़े ही डिसिप्लिन होते हैं। अगर कह दिया कि सुबह 7 बजे सूर्य को जल देना, तो फिर 7 बजे ही देना है, तभी आपको उसका रिजल्ट आएगा।
और राहु क्या कहता है? राहु कहता है डिसिप्लिन क्या चीज़ होती है मैं नहीं जानता। बैलेंस सूर्य रोड क्रॉस करेगा, सड़क क्रॉस करेगा ना, रेड लाइन जंप नहीं करेगा वो। उसको पता है कि रेड लाइन जंप नहीं करनी है, बिकॉज एथिक्स है, डिसिप्लिन है, मुझे रूल्स को मानना है। राहु वाला कहता है कोई बात नहीं, पुलिस वाला नहीं देख रहा, निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एक ना रिसेंटली न्यूज़ आई है, दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, एक लड़के ने ना 599 टाइम्स जो हैं उसने रूल ब्रेक किए हैं ओवर स्पीडिंग के, एंड कुछ और बीच में कुछ और गलतियाँ की हैं, और मैक्सिमम ओवर स्पीडिंग की हैं। अब ये वो इंसान है जिसका राहु अनबैलेंस्ड है। कहते हैं इसकी जो बाइक है 60,000 की है, और जो उसका चलान बना है वो बना है 2,99,000। ओके। ठीक है, और लिखा हुआ था नीचे कि अब देखते हैं कि ये पुलिस को अपनी बाइक हैंड ओवर करता है या जुर्माना भरता है। तो बेसिकली ये जो रूल तोड़ना सड़कों के ऊपर, या सरकार के रूल्स को ना मानना, या कोई भी ऐसा उल्टा सीधा काम करना जो एथिक्स में नहीं आता, ये राहु खराब की निशानी है। और सूर्य राहु यही है। सूर्य कह रहा है बैलेंस में रहा है, सूर्य कहता है कि डिसिप्लिन में रहा है, राहु कहता है मैं क्यों डिसिप्लिन में रहूँ। तो वो ना बेसिकली क्या करता है, डैमेज करता है, वो ग्रहण लगाता है। देखिए अब जिसकी कुंडली में राहु सूर्य का कंजंक्शन होगा ना, वो बंदा बड़ा ना आउटस्पोकन होता है। और आउटस्पोकन कैसा होता है? यूजलेस, कोई वो नहीं है कि मुझे तरीके से बात करनी है, सामने बाहर बंदा कौन खड़ा है, तरीका बात का क्या करना होना चाहिए, वो बड़ा अपने तरीके से बात करेगा। उसको कोई मतलब नहीं है कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब नहीं है कि मैं आगे बढ़ना है तो मैं कैसे बढ़ूँ। अगर मेरे को आगे बढ़ने के लिए किसी को अपनी सीढ़ी बनाना पड़ रहा है, मैं बना लूँगा। राहु सूर्य, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को तो नाम चाहिए बाय दिस वे और दैट वे। बैलेंस सूर्य कहता है कि मैं आगे बढ़ूँ ना तो बड़े तरीके से बढ़ूँ, सीढ़ी तरीके से चढ़ूँ, डिसिप्लिन में रह के चढ़ूँ। लेकिन राहु सूर्य कहता है कि कोई बात नहीं, अगर डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करके भी नौकरी लेनी पड़ी ना तो फॉर्जिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्जिंग करके भी आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। रैंक चाहिए, नाम चाहिए, बड़ा बनना है, जैसे मर्जी बनना है, लेकिन बनना है बाय हुक बाय क्रुक। दिस इज़ व्हाट राहु सूर्य इज। तो राहु सूर्य कुंडली के अंदर ना बंदे को इन अ शॉर्ट मतलब वर्ड में इसको कह दें कि अनबैलेंस्ड बंदा, अनबैलेंस्ड बाय दिस वे और दैट वे। राहु मून की दो जो लिमिटेड बॉडीज हैं हमारी, सूर्य और चंद्रमा, ये लिमिटेड बॉडीज़ हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर कोई ग्रहण लगाता है तो ये राहु ही है। राहु सूर्य का तो ग्रहण हो गया, राहु चंद्र का भी ग्रहण है। अब राहु चंद्रमा जिसकी कुंडली के अंदर होना, क्योंकि मून इज़ ए ल्यूमिनरी बॉडी ना, तो इमोशंस पे काम कर रहा है। सूर्य का इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, चंद्रमा इमोशंस पे काम कर रहा है। और राहु सूर्य कंजंक्शन में आ जाए तो ऐसे इंसान को ज़िंदगी में ना बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। अब कैसे आ रहा है डजेंट मैटर, कैसे भी करके मुझे चाहिए, उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होंगी। ये जो शॉपिंग साइट्स है ना, ये इन्हीं के लिए बनी है, बार बार इनकी डोरबेल बजती है। क्यों? शॉप करते हैं, चीज़ें खचाखच घर के अंदर भर के रखते हैं। अलमीरा खोलो, सामान नीचे गिरने को आएगा, लेकिन अंदर पड़ा हुआ है, भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ। और फिर कहेंगे कि नहीं है कुछ नहीं, कम है, चीज़ें कम है। अगर कोई लेडी हो तो आप अलमीरा देखिए, सूट्स देखिए इनके, और अगर कोई आदमी हो तो उसके आप जाके देखिए, उनके जूते देखिए, उनके कपड़े देखिए, आपको भरा हुआ मिलेगा सारा सामान, बहुत भरा हुआ। क्योंकि यहाँ पे ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। किसी ने कुछ करा है तो मेरे को भी वैसा करना है, उसने घर ले लिया है मेरे को भी लेना है, उसने गाड़ी ले ली है मेरे को भी लेनी है, इससे अच्छी लेनी है। ऑब्सेशन ही ऐसा है, डिमांड ही ऐसी है। और किसी को देख के अंदर ही अंदर घुटना, जेलसी नहीं करनी, घुटना कि मेरे पास भी वो हो। क्योंकि जब राहु बाबा आप स्क्रिप्चर पढ़ोगे ना, तो राहु जब मंथन के दौरान जब उठ के देवताओं की तरफ गया है, उस टाइम पे राहु के दिमाग में यही डिप्लोमेसी थी कि अमृत का बूंद एक भी अगर मिल गया ना तो मैं अमर हो जाऊंगा, और मुझे मरना नहीं है, मुझे ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, और मुझे मेरा कोई एंड नहीं है। तो वो उसी थॉट के साथ उधर बैठा, वो अमृत का एक बूंद उसके मुंह में गिरी है, और वो वहाँ से ऑब्सेशन शुरू हो गया। और आज की डेट में अगर जिसकी कुंडली में राहु चंद्रमा आपको मिलेंगे, इमोशनली अनबैलेंस, ओवर थिंकिंग इशूज़, घर में कोई आ गया है, वो चला गया है, उसके बारे में थॉट रखना, अब ये उसको पहले प्रेजेंट करना बड़ा अच्छा, सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद भी उसको लगता है कि मैंने ना कुछ कमी ना छोड़ दी हो, कि घर जाके ये बातें ना करे कि इसने कमी छोड़ दी, कमी छोड़ दी, कमी छोड़ दी है। हालांकि ये चीज़ अच्छी है, बट ये ना ओवर थिंकिंग है। अच्छा वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये भी मेरे को सोचना है। ड्यूटी बड़ी हैवी है, बड़ी भारी ड्यूटी है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, ये भी मेरे को सोचना है। राहु चंद्रमा ये है, तो ये ग्रहण का काम करता है, बिकॉज आपका फोकस हट के कहीं और चला गया। जो एनर्जी कहीं ढंग की जगह पे लगानी है वो ढंग की जगह पे लगेगी नहीं, वो लगेगी इधर उधर। तो राहु मून का ये बड़ा प्रॉब्लम है। राहु
आगे चले जाओ, अगर ये कंजंक्ट हो जाए मंगल के साथ, मंगल हैवी एनर्जी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। राहु मंगल कंजंक्शन में आप देखिएगा, जहाँ बैठे हैं ना वहाँ पे पूरा इफेक्ट है, और वहाँ से 7वें घर पे पूरा इफेक्ट है। दृष्टि है ना, 180 डिग्री दृष्टि है, वहाँ पूरा इफेक्ट है। राहु मंगल वो चीज़ है, सिद्धू मूसे वाले के गाने सुने आपने? और भी बहुत सिंगर्स हैं जो बड़े एग्रेसिव हैं, बड़े एग्रेसिव हैं, मारधाड़ की बातें करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर लेते हैं सॉन्ग में, गानों के अंदर, है ना। तो वो जो एग्रेशन है, वो जो हाई एनर्जी है, वो राहु मंगल कंजंक्शन है। वो उनका नेचर है कि उनको गाना ही ऐसे है। आप कभी उम्मीद कर सकते हैं कि जगजीत सिंह कोई ऐसा गाना गा देते? कभी नहीं गाएंगे, कभी भी नहीं गाना था उन्होंने, क्योंकि उनका कुछ कंजंक्शन ही अलग था। राहु मंगल वाले जितने भी एग्रेसिव सॉन्ग्स आप सुनने को आपको मिलते हैं, ये राहु मंगल का है। ये थॉट है कि मर जाएंगे, भिड़ जाएंगे, लेकिन कुछ कर जाएंगे, ये वो वाला है, वो जज्बा। ठीक है, अब कितना बैलेंस्ड है डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर, कि जुपिटर कैसे एस्पेक्ट कर रहा है उसको। अगर तो बैलेंस्ड है तो आर्मी में चले जाएंगे, पुलिस में चले जाएंगे, यहाँ जहाँ पे डिसिप्लिन है। अगर वो बैलेंस नहीं है, किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आप देखेंगे कि ये ना जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग जो होते हैं, रोड रेज कर देते हैं। किसी ने घूरा तो घूरा कैसे, किसी ने देखा तो देखा कैसे, सड़क पे चलते चलते गाड़ी रोक के लड़ना झगड़ना शुरू कर देना, फाइट शुरू हो जाती है, सड़कों में लोग लड़ पड़ते हैं कि इसने मेरे को ऐसे देखा तो ओवरटेक किया तो क्यों किया। छोटे छोटे इश्यूज इसको तूल देते हैं। ये चीज़ राहु मंगल का कॉम्बिनेशन ये है, ये हाई एनर्जी है। आप देखेंगे जब ये बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसके थॉट्स होते हैं कि मैं तो सबसे बड़ा काम करूँगा। बैलेंस है तो ढंग का करेगा, अनबैलेंस है तो फिर वो दूसरा वर्ल्ड है, राइट, जिसका अंत बहुत ख़राब है, जिसका अंत बहुत बुरा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे लोगों के पास, ऐसे बच्चों को ना कभी भी कोई भी चीज़, हथियार वगैरह नहीं लेके देना चाहिए। मैं पेरेंट्स को मना करता हूँ, मत लेके दीजिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों को ना संभालना बड़ा मुश्किल है। ये चीज़ें संभलती नहीं हैं। ये चीज़ें रखनी आसान है, लेकिन इनको रखना, इनको यूज़ करना, इनको संभाल पाना इज़ टू टफ। ऐसे अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो ये लोग तो निकाल के चला देंगे, ये तो देखेंगे नहीं, बाद की बाद में देखेंगे। तो इस तरह की एनर्जी है। अगर किसी की कुंडली में ऐसा हो तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें प्रमोट ना करें, ऐसी चीज़ों में बच्चों को ना लेके दें, और उनको टाइमली उनकी काउंसलिंग शुरू करवा दें। क्योंकि अगर नहीं कराओगे तो आगे जाके आपको खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, मधुमक्खी का डंक होता है ना, डंक, राहु मंगल वही है। वो जो चीज़ है ना, चीज़, वो जो पेन है, तीखा पेन है, वो है ये राहु मंगल कॉम्बिनेशन। तो राहु मंगल कॉम्बिनेशन पूरे चार्ट के अंदर कहीं भी हो, या किसी के साथ कोई भी कंजंक्शन है, सब इससे नीचे हैं, लेकिन राहु मंगल कॉम्बिनेशन इज सच सुपर हाई एनर्जी वाला कॉम्बिनेशन, बहुत हाई एनर्जी। ख़राब है, सही है, दैट डिपेंड्स, लेकिन है ये बहुत हाई एनर्जी है। दोनों प्लैनेट ने बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी किया। मंगल का तो गुस्सा ही देखने वाला है, और राहु तो वैसे ही बैलेंस है ही नहीं है, अनबैलेंस्ड है। अगर दोनों चीज़ मिल जाएँ तो आप देखिए किस तरह का ये जो है माहौल कर देंगे सोसाइटी के अंदर। ऐसे लोग मोहल आपके कॉलोनीज के अंदर, मोहल्ले के अंदर ना लड़ने झगड़ने वाले होते हैं, भिड़ने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं। किसी से बात करते करते थप्पड़ मार देंगे, किसी से बात करते लड़ पड़ेंगे, हाथापाई पे उतर आएंगे। इस तरह का कॉम्बिनेशन है राहु मंगल। दे डोंट केयर, एंड दे डोंट इवन केयर कि बाद में क्या होगा। बाद की तो बाद में देखेंगे। डर किसी का है नहीं है, डरते हैं नहीं किसी से। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ड्रास्टिक कॉम्बिनेशन है, जिसको मैं समझता हूँ कि अगर ये ठीक ना हो, बैलेंस ना हो, तो इसका उपचार बचपन में करा लेना चाहिए, लेकिन आगे जाके फिर पेरेंट्स को दिक्कत आती है। आगे राहु बुध है। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, जब शिव जी ने कहा अपने दोनों बच्चों से कि ब्राह्मण का चक्कर लगा के आइए। कार्तिकेय चले गए चक्कर लगाने, लेकिन गणपति जी ने अपने पेरेंट्स का ही परिक्रमा कर ली। वो जो IQ लेवल है, वो जो इंटेलिजेंस है, वो है राहु बुध। राहु वैसे ही खुराफाती है बहुत ज़्यादा। उसको पता था कि अमृत की लाइन में अगर बैठ गया ना किसी तरीके से, बाय दिस वे और दैट वे, तो मैं अमर हो जाऊँगा। वो उठ के चला गया, ठीक है। उसको पता है कि मुझे कैसे कोई काम निकलवाना है। गणपति जी को पता था कि यही ब्रह्मांड है, मैंने इनका अगर चक्कर काट लिया तो मेरा तो पूरी परिक्रमा होगी। तो उन्होंने चक्कर काट लिया। और कार्तिकेय चले गए अपना लंबे चक्कर में कि मैं चक्कर लगा के आऊँ। तो उनके दिमाग में नहीं आया, लेकिन इनके दिमाग में आ गया। जो जो दिमाग में इनके आया, वो जो IQ लेवल है, वो जो अगर इनका IQ लेवल चेक कराएंगे ना आप, इनका अगर आजकल तो सब चीज़ चेक हो जाती हैं, अगर IQ चेक कराएंगे तो इनका IQ बड़े हायर साइड पे आएगा, क्योंकि दिमाग बहुत शार्प है, खुराफाती दिमाग है, बहुत शार्प दिमाग है। तिगड़म कैसे लगाना है इनको पता है, सिचुएशन से बाहर कैसे आना है इनको पता है,
एंड बुध तो व्यापारी है, और व्यापारी तो किसी से झगड़ता नहीं है। राहु खुराफाती है। राहु बेसिकली जिसके साथ बैठ रहा है ना, वो उसी तरह बिहेव कर रहा है। बुध वैश्य उसमें आ जाता है, यानी कि बिजनेसमैन में आ जाता है, बिजनेसमैन है, उसको झगड़े से कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे ना, अब दो देशों की लड़ाई हो रही है, तो जो बीच में जो हथियार सप्लाई कर रहा है ना, जो बेच रहा है ना, जिसका गवर्नमेंट के साथ डील हो रही है, वो कहेगा मैं इधर भी बेच दूँ, मैं इधर भी बेच दूँ, मेरे को क्या लेना देना, मेरा तो सामान बिक रहा है ना, मेरे को तो कोई लेना देना नहीं है कि इधर जा रहा है इधर जा रहा है, मेरे को तो सामान बेचने से मतलब है। दैट इज़ राहु बुध, कि दिमाग लगा के अपना प्रॉफिट निकाल लेना। और ये लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इनका आईक्यू लेवल बहुत हायर साइड मिलेगा आपको, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, गणपति जी वाला दिमाग है इनके अंदर, कैसे सिचुएशन से बाहर निकलना, दे नो वेरी वेल। तो मैं इस कॉम्बिनेशन को बड़ा अच्छा मानता हूँ। जैसे कोई वकील भी है, वो भी उसको पता भी है कि ये कातिल है, ये क्रिमिनल है, बट उसको केस लेना हाँ जी, है ना, वो उसका केस लड़ेगा, उसको पता है कि ये, क्योंकि उसका काम है। वो जो दिमाग लगाएगा और वो जो फैक्ट्स रखेगा, हाँ, जो फैक्ट्स रखेगा, वो जो चीज़ें रखेगा जो yes, फैक्ट्स ना भी हो बेशक, जो फैक्ट्स ना भी हो, जो फैक्ट बना के पेश किए जाएंगे ना, वो जो दिमाग है ना, वो दिमाग, वो है राहु बुध, कि कैसे इसको बचाना है, कैसे झूठ को सच बनाना है, ठीक है, कैसे इस इंसान को बचा के बाहर लेके आना है। राहु बुध इज दैट कॉम्बिनेशन। तो ये मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा इसलिए है बिकॉज ज़िंदगी में ऐसे लोग मार नहीं खाते, नो डाउट किस्मत साथ देनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोग मार नहीं खाते। दिमाग बहुत ज़्यादा होता है इनके पास, सुपर दिमाग होता है, सुपर। ज़्यादा होना और इंटेलिजेंट होना दोनों में फ़र्क है। तो मैंने बात की ना आईक्यू की, क्योंकि ये राहु बुध इज़ अबाउट आईक्यू, कि किस तरह का आईक्यू है। अब डिपेंड करता है कि किस राशि में कॉम्बिनेशन बन रहा है ये वाला, किस राशि से किस राशि में बैठ के ये एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, दैट डिपेंड्स। तो इंटेलिजेंस उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगी आप। राहु बृहस्पति बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको चंडाल दोष कहा गया। इसको हमारे ज्योतिष में बहुत सारी किताबों के अंदर ना इसको चंडाल दोष कहा गया। क्यों? कि चंडाल जैसा काम करते हैं। आपने देखा होगा, आपको मेरे साथ काम करते कितना समय हो गया है ना, मेरे मुंह से कई बार सुना होगा, या आपने कई टर्म में सुना होगा, कई ज्योतिषियों से सुना होगा कि इनकी पूजा कराओ, इनकी शांति कराओ। मैं ये नहीं कहता शांति कराओ, मैं कहता हूँ किसी केस में शांति करानी है, हर केस में नहीं करानी। पता चक्कर क्या है, आज से ना 20-25 साल पीछे चले जाइए, ठीक है। 20-25 साल पहले ना लोग ना बड़े शांत थे और दे वर हैप्पी विद देयर लाइफ, ठीक है। 25 साल पहले, 30 साल पहले, ठीक है, एक इनकम आ रही है, रोटी अच्छी चल रही है, हफ्ते में 1-2 बार बंदा घूमाता कहीं, और छुट्टियों में कहीं और बाहर घुमाते हैं, बस इतना सा सिनेरियो था लाइफ का। इससे ज़्यादा ना आकांक्षाएं थी नहीं, बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी नहीं। अब जो अगली जनरेशन आई है, डिमांड्स बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा हो गई हैं। उस टाइम पे चंडाल दोष एक गंदे तरीके से देखा जाता था, और पंडित जी राइट अवे बोलते थे पूजा कराओ, पूजा कराओ, पूजा कराओ, किसको शांत करो, वरना ये चंडाल जैसा काम करेगा। लेकिन आज आपने नोटिस किया कि आज चंडाल की ही चलती है। आज की डेट में अगर आपके पास खुराफाती दिमाग है ना, और आप कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो, तो आप जल्दी फेमस हो जाओगे, इन अ गुड वे, इन अ बैड वे। चंडाल दोष का निवारण मुझे लगता है आज की डेट में कराने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आप किसी से एनालिसिस ना करवा लो उसका। क्योंकि आज की डेट में आपको डिप्लोमेसी आनी चाहिए। पहले ना एक इनकम होती थी, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 इनकम होती थी। आज की डेट में इतना दिमाग चाहिए कि इंसान ना 3-4 तरह से ना अपना इनकम जनरेट करे, इंसान को चाहिए। तो उस सिनेरियो को अगर हम दिमाग में रखें, तो आज की डेट में वो दिमाग चाहिए, वो इंटेलिजेंस चाहिए। और वो जो चंडाल दोष था जिसको शांत किया जाता था राहु गुरु को, पहले समय बड़ा शांत था, चलता था। आज के समय में ना किसी के पास समय नहीं है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि समय किसी के पास है नहीं है, और बिज़ी कहाँ ये पता नहीं है। तो ये चंडाल दोष है, बहुत देख के इसको शांत कराना चाहिए। अगर मैलिफिक इफेक्ट वाकई है उस कुंडली के अंदर, एनालिसिस करने के बाद पता लगता है, तो कराना चाहिए। अदरवाइज़ अगर नॉर्मली वो एक कंजंक्शन बना रहा है लेकिन बहुत इफेक्ट नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है शांत नहीं कराना चाहिए। पहले बातें और थी, आज से 20-25 साल बातें और थी, आज बातें और हो चुकी हैं, आज चीज़ें और हैं। तो आज की डेट में चंडाल दोष रहा नहीं है। आज की डेट में चंडाल दोष को इसका नाम बदल देना चाहिए। मुझे लगता है कभी मैं अगर बुक लिखूंगा तो मैं इसका नाम चंडाल दोष नहीं लिखूंगा, मैं तो उसका नाम कुछ सोच के रखूंगा, क्योंकि ये चंडाल दोष ना अब आज की डेट में चंडाल दोष रहा नहीं। तो जिसको, क्योंकि टर्म बदल गई ना जी, समय देखिए कितना हो गया। जब समय बदलता है चीज़ें मूव हो जाती हैं, समय बदलने के साथ साथ ना आपको भी बदलना पड़ता है, और पुरानी जो चीज़ें हैं उसके अंदर थोड़े से संशोधन चाहिए होते हैं। हमारे तो माननीय जो हमारी कोर्ट्स हैं उसके अंदर भी संशोधन होते हैं, नए रूल्स बनते हैं, तो आईपीसी चेंज होती है, सब धाराएं चेंज होती हैं। तो लेकिन ज्योतिष के अंदर ना संशोधन नहीं हुआ,
तो मुझे लगता है कि कुछ संशोधन अब होना चाहिए। तो कभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं जब बुक लिखूंगा तो मेरा जो एस्पेक्ट है ज्योतिष को लेके 20 साल पहले वाला, 25 साल पहले वाला और आज वाला, उसमें बड़ा फ़र्क है। तो उसमें मैं जो अब के जो चेंजेस हैं जो आज की जनरेशन को चाहिए, बीच में वो मेंशन करूंगा। और ये चंडाल दोष मेरा बहुत एरिया ऑफ वो रहेगा, सेंटर ऑफ द पॉइंट रहेगा कि इसको ना चंडाल दोष नहीं लिखना, इसके लिए कोई टर्म ढूंढनी है। मैं तो कहता हूँ कमेंट लोगों को चाहिए कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो इसका नाम ना कुछ और रखेंगे, ये नहीं रखूँगा मैं अपनी किताब में, ये नहीं रखूँगा। आगे आ गया राहु शुक्र। राहु शुक्र, अब राहु की नेचर सबको पता है कि किस तरह का नेचर है, ऑब्सेशन है, हाई डिमांडिंग है, सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और शुक्र ना लेविश लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। सुनील जी, एक बात जो मैंने सुनी भी है जी कि जब राहु और शुक्र का कंजक्शन होता है तो कैरेक्टर पे सवाल उठते हैं बिल्कुल सही कि कैरेक्टर सही नहीं है। यस यस, बड़े लोग कई बार ना आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि सर हमने ना कहीं कुंडली दिखाई थी, पंडित जी को दिखाई थी या किसी को भी दिखाई थी अभी सी, तो सीधा ही क्वेश्चन करेक्टर पे खड़ा हो गया। मैंने अभी क्या बात की कि संशोधन की ज़रूरत है। मैंने अभी क्या कहा कि चेंजेस की ज़रूरत है। जब समय बदलता है तो चीज़ें बदलती हैं, यही संशोधन यहाँ भी चाहिए। क्योंकि राहु शुक्र को देखते ही एस्ट्रोलॉजर पता क्या बोलता है कि ये इस नेटिव का ना करेक्टर ख़राब, इसको करेक्टर के साथ जोड़ा जाता है। जब तक आपको दोनों का नेचर समझ ना आए तो तब तक आप किताबी ज्ञान ही बताएंगे, जो किताब में लिख दिया बस वही करना। कोई रिसर्च भी होती है, जो रिसर्च का जो मेरा पार्ट रहा इतने साल का शुक्र को लेके, राहु को लेके या बाकी प्लैनेट्स को लेके, तो अब मेरा मन करता है मैं किताब लिखूं एक। राहु शुक्र ना इज़ नॉट अबाउट करेक्टर। ये राहु शुक्र का मतलब है ज़िंदगी के अंदर ना महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ज़िंदगी में ना बंदा कुछ अचीव करना चाहता है, किसी एम्बिशियस हो जाता है। एम्बिशियस भी होता है, और उसको ना चाहिए कि मुझे ना लाइक एक बहुत सुंदर ज़िंदगी के लिए, एक लेविश लाइफ के लिए किस रास्ते से गुजरना है, कैसे गुजरना है। अगर यहाँ पे, क्योंकि एक प्लेनेट को लेके कभी आप कुंडली की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, हम एक प्लेनेट को डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, लेकिन जब प्रेडिक्शन की बात आती है तो सारा हम ताना माना चेक करते हैं, कौन कहाँ देख रहा है, कौन सी राशि किसकी है, कौन सी राशि में कौन बैठा हुआ है, आस्पेक्ट आ रहा नहीं आ रहा, नक्षत्र कौन सा है, कौन से पड़ा के अंदर है, वो सारी कैलकुलेशन होती हैं, फिर जाके प्रेडिक्शन निकलता है। वरना एक प्लैनेट को तो कोई भी डिस्कस कर देगा, कोई भी बता देगा उसके बारे में। राहु शुक्र बेसिकली क्या है, शुक्र कहता है कि मुझे ना साम दाम दंड भेद, ये शुक्र के लिए कहा गया। क्योंकि शुक्र जब इनको दैत्यों के गुरु बनाया गया ना, तो उन्होंने यही देखा था जाके भी दैत्यों के पास ना किस चीज़ की कमी है, किस वजह से ये पीछे रह रहे हैं। क्योंकि उधर से बृहस्पति थे उनके गुरु, जो देवगुरु हैं, इधर से दैत्य गुरु शुक्र हैं। दैत्य गुरु शुक्र हैं, शुक्र ब्राह्मण श्रेणी से आते हैं, शुक्र दैत्य नहीं है। आधे लोगों को ये नहीं पता कि शुक्र दैत्य नहीं है, ये ब्राह्मण श्रेणी से हैं, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों ब्राह्मण श्रेणी से हैं। और शुक्र जो है ना वो उनके गुरु बनाए गए थे कि उनको कोई तो गाइड करे, कि उनके पास तो कोई आगे चलने वाला कोई है ही नहीं है, इनके पास कोई सारथी नहीं है, इनके पास कोई गाइड ही नहीं है, तो वो गाइड बने उनके। तो उन्होंने पहले यही देखा कि इनके पास कमी किस चीज़ की है, ये सत्ता में पीछे क्यों रह रहे हैं। तो उनकी सत्ता को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो नक्शल निकाला वो निकाला कि इनके पास ना सब कुछ है, इनके पास पावर है, दिमाग है, इनके पास पावर मतलब कि इनके पास जोर है, बट इनके पास ना पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा नहीं ना उसके पास कुछ नहीं है। तो उनका सबसे पहले कुबेर से पैसे लेके उनसे सारा धन उठा के इनको मजबूत किया गया। तो शुक्र इज़ अबाउट मनी, पैसे कैसे कमाना, साम दाम दंड भेद, पहले समझाएंगे, फिर दाम लगाएंगे, मान गया ठीक है, फिर दंड देंगे, ठीक है, अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर हम भेज देंगे, फिर हम डिप्लोमेसी खेलेंगे, फिर डिप्लोमेटिक तरीके से हम अपना काम निकलवाएंगे। तो साम दाम दंड में जो टर्म है ना, ये बेसिकली शुक्र के लिए है। तो शुक्र जो है वो कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी को ना लेविश करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी ज़िंदगी में, कैसे आगे बढ़ना है, वो सारा शुक्र दिमाग लगाते हैं। राहु उसमें ऐड करता है आपका विल पावर, उसके अंदर एनर्जी, उसके अंदर आगे बढ़ने के तरीके, स्ट्रैटेजीज कि कैसे हम उसको आगे लेके जाएंगे। तो राहु शुक्र कॉम्बिनेशन इसको ये कहते ना करेक्टर ख़राब है, ये मुझे लगता है कि अज्जल गगरी छलकल जाए वाला काम है, कि आपको शायद थोड़ा सा और पढ़ने की ज़रूरत है या थोड़ा सा इसको और स्टडी करने की ज़रूरत है। तो राहु शुक्र बहुत ज़बरदस्त ऑब्सेशन है कि मुझे अगर ट्रैवल करना है
तो मुझे एक आम फ्लाइट से ट्रैवल नहीं करना, मुझे फिर बड़ी फ्लाइट से ट्रैवल करना है जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिचेस्ट फ्लाइट हो। और मुझे एक नॉर्मल क्लास में ट्रैवल नहीं करना, मुझे बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है। बिजनेस क्लास से के ऊपर एग्जीक्यूटिव है, मुझे उसमें जाना है। नहीं लेकिन सुनील जी, जब ऐसे केसेस होते हैं, जब ऐसे कंजंक्शन होते हैं, जैसे राहु शुक्र का ही मान लीजिए, ये जो ऑब्सेशन है, ये जुनून, ये पागलपन, ये जो है, ये इंसान को कहीं लेके भी जाता है जी। या नहीं? नहीं, ये लेके जाता है। अब आपने देखा होगा ना, एक बार पीछे हमने एक टॉपिक किया था शुक्र की महादशा के ऊपर, कि महादशा में लोग कहते हैं शुक्र की महादशा आ रही है, अब पैसा आएगा। शुक्र की महादशा आ गई, पैसा नहीं आ रहा। फिर लोग कहते हैं कि शुक्र की महादशा में तो पैसा कहाँ गया था, पैसा कहाँ गया, पैसा तो आया नहीं, तो अब क्या करें? तो इट मीन्स ज्योतिष गलत है। यही मतलब हो गया ना कि ज्योतिष गलत है, सवाल खड़ा हो गया ज्योतिष के ऊपर। तो ज्योतिष गलत है कि शुक्र की महादशा पैसे ही नहीं है। शुक्र की महादशा में साम दाम दंड भेद सब लगाता है इंसान कि मैं किसी तरीके से अपना जो है अपना फाइनेंशियल स्टेटस जो अपना ठीक करूं। बट मौका किसको मिलता है? अगेन ब्लेसिंग किसकी चाहिए? बृहस्पति की। विदाउट बृहस्पति की ब्लेसिंग के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इवन शुक्र की बेटी की जब शादी थी ना जी, तो शादी खराब होने का श्राप था उन्हीं की बेटी की तरफ से, कच्छ की तरफ से। तो शुक्र को ये पता था कि मेरी बेटी की शादी खराब होने वाली है, उन्होंने बृहस्पति को बुला लिया। अब बृहस्पति को जब बुलाया गया तो शादी होगी, शादी संपन्न होगी, सब कुछ हो गया। उसके बाद ना क्वेश्चन उठा कि शादी तो खराब हुई नहीं, ये तो श्राप था, शादी खराब हो जाएगी, शादी वाला मंडप खराब हो जाएगा, शादी खराब नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण का श्राप उसके वजह से ना ये शादी डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। शुक्र ने इसलिए बुलाया क्योंकि जहाँ बृहस्पति की नज़र जाएगी वहाँ पे खराबी नहीं हो सकती। तो शादी बच गई, शादी हो गई। तो शुक्रदेव ने कहा कि आप वहाँ बैठे थे, आपकी दृष्टि थी, ब्लेस थे आपका जो, क्योंकि बृहस्पति लक है ना, तो लक था वहाँ पे, वहाँ देख रहे थे, इसलिए शादी खराब नहीं हुई। तो अगर आपको कहीं, आप ही के क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हैं ना कि कहीं लेके भी जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, बृहस्पति देख रहे हो, बृहस्पति की राशियाँ हो, किसी तरीके से आस्पेक्ट हो रहा हो, किसी तरीके से कोई कनेक्शन बन रहा हो, नक्षत्र एक्सचेंज हो, तो कहीं लेके जाता है। ऑब्सेशन तो है ही है, लेकिन कहीं लेके भी जाता है। वो जो मुझे ट्रैवल करना ना उस वाली क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर ट्रैवल करना है, वो मुझे करवाएगा अगर बृहस्पति वहाँ देख रहे हैं तो, अगर लक काम कर रही है मेरी तो। वरना थॉट्स में रह जाता कई बार। शुक्र की दशा, पूरी दशा निकल जाती है 20 साल की, पैसा नहीं आता और इंसान ढूंढता रहता है पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। हाँ, शुक्र की महादशा में थोड़ा सा ज़िंदगी आसान हो जाती है, सोर्सेज बनने शुरू हो जाते हैं पैसे आने के, लेकिन ना बंदा थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाता है। लेथार्जिक इन व्हाट सेंस कि चीज़ें ना अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी करके। और शुक्र को काम करना तो शौक ही नहीं है, शुक्र काम करके खुशी नहीं है, इसलिए शुक्र जो है वो आराम से ज़िंदगी जी रहा होता है। बट वो जो लाम लश्कर और जो वो ह्यूज अमाउंट है, एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है, वो आपको दशा देगी या नहीं देगी, दैट डिपेंड्स, वो एनालिसिस का पार्ट है। लेकिन राहु शुक्र अगर इकट्ठे हों तो फिर ऑब्सेशन इस तरह का है कि मुझे अगर रहना है तो लेविश एरिया में रहना है, मेरा जो घर होगा वो लेविश होगा, और मुझे ट्रैवल करना है तो ट्रैवल मुझे ए क्लास में करना है, और गाड़ी लेनी है तो फिर गाड़ी भी ऐसी होनी चाहिए पूरे मोहल्ले के पास किसी के पास ना हो। तो वो इस तरह का शौक पालता है शुक्र राहु। इट इज़ नॉट अबाउट ऑल द टाइम्स करेक्टर 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 नहीं है, करेक्टर अलग चीज़ है, होता है किसी केसेस में, लेकिन सभी केसेस में नहीं है। तो वो बुकिश जो चीज़ है वो यहाँ पे वैनिश हो जाती है, वहाँ पे ये काम नहीं करेगी। तो इट इज़ नॉट अबाउट करेक्टर, इट इज़ अबाउट द ऑब्सेशन ऑफ बीइंग रिच, कि मुझे किसी लेवल पे पहुँचना है। तो दिस इज़ अबाउट ऑफ राहु एंड शुक्र कॉम्बिनेशन। तो ये एक छोटा सा एक एनालिसिस था जिसमें, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग चैप्टर, राहु मैं अकेला डिस्कस करूँ वो ही नहीं खत्म होता, तो ये तो सारे प्लैनेट्स का कंजंक्शन है। तो एक छोटा सा स्नैपशॉट था कि राहु बाकी सभी प्लैनेट्स के साथ बैठ के इस तरह का बिहेव कराएगा। तो मुझे लगता है कि जब ये वाला बिहेवियर समझ आ जाए तो खुद के बारे में जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाता इन टर्म्स ऑफ राहु जी। तो बहुत सारे एपिसोड्स और भी हैं जो कि सोशल मीडिया पे मौजूद होते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत ज़हीन काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें ना अनटच्ड रह जाती हैं, या फिर जो टॉपिक्स रिपीटेड भी हैं। राहु के बारे में बहुत बात होती है, बहुत बात होती है, लेकिन हर जगह काम की बात नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये आज की बातें हैं वो बहुत सारे लोगों को काम की लगने वाली हैं, क्योंकि इसके पीछे रिसर्च है, इसके पीछे पढ़ाई है, और इसके पीछे एक्सपीरियंस है। और जो आप क्लास लेते हैं बच्चों की, जो आप कोर्स कराते हैं बच्चों को, उनके लिए ये एपिसोड्स जो है, मुझे लगता है कि जो आज से वो 20 साल बाद भी देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये बात हमें कही गई थी। और ये एक ऐसा ख़जाना तैयार हो रहा है कि मतलब जो सीखने वाले लोग हैं उनके लिए ये एक बुक ही है। आप बुक तो लिखेंगे वो अलग बात है, लेकिन ये एक डिजिटल बुक बन रही है जिसमें कि सीखने वाले सीख सकते हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद की कुंडली खुद देख पाएंगे
जाएंगे ऐसे एपिसोड्स को देख के, एंड इट वाज वंडरफुल। दरअसल ना हुआ पता क्या पुरी जी, मैं अपनी थोड़ी पिछली लाइफ की बात करूँ ना, तो जब मुझे ज्योतिष का कुछ ज़्यादा पता नहीं था, सुनते होते थे हम, ज़्यादा पता नहीं होता था, ज़्यादातर पंडित ही देखते थे, है ना, एस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत कम होते थे, तो मिस गाइडेंस बहुत हुआ, मेरे साथ बहुत मिस गाइडेंस हुआ। मुझे था कि कोई सही गाइड करे, बट नहीं, ऑल द टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम ना मिस गाइडेंस था। तो तब से भी इंटरेस्ट आया कि नहीं, कुछ तो है इसमें, कुछ तो ट्रुथ होगा इसमें, जो इतने सालों से चलता आ रहा है हमारा वैदिक ज्योतिष, आज का थोड़ी है, हज़ारों साल पुराना ज्योतिष है। तो जो हमारे सेंट्स थे, संत पराशर रहे हैं, उन्होंने कुछ तो सोच के लिखा होगा ना, कुछ तो ऑथेंटिसिटी होगी ना, और अच्छी ऑथेंटिसिटी होगी। तोड़ मरोड़ दिया उसको, ज्योतिष को बहुत ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा गया, बहुत ज़्यादा। फिर और भी पद्धतियाँ आ गई, जैमिनी है उसके अंदर, रेड बुक है अंदर, तो और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं ज्योतिष की, अलग अलग लोग अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे लगता है कि बुक लिखने के लिए कम से कम 16, 17, 18 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, फिर आप कोई किताब लिखें, ताकि अब जो लिखें वो ऑथेंटिक हो। तो बस ये सोच के मैं चल रहा हूँ कि अभी तो टीचिंग भी चल रही है, पढ़ा भी रहा हूँ, तो किताब इसलिए ज़रूरी है कि मुझे लगता है कि हर आम इंसान तक नॉलेज पहुँचनी चाहिए। तो इसलिए बुक लिखने का मेरा एक विचार बन रहा है, जो एक जनरल बुक रहेगी और प्लैनेट्स के नेचर पे रहेगी, कंजंक्शंस पे रहेगी, तो काफ़ी कुछ इसमें मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। Thank you. और आज के लिए इतना ही, अब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।